हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे इंडियन काउंसिल एक्ट। लास्ट सेशन में हमने इसके कोजेस के जिस वजह से जो 1892 है इसके बाद 1909 का एक्ट क्यों पास करना पड़ता है, जिसमें बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर चेंजेस होती हैं, बंगाल की पार्टीशंस हो जाती है, लोग ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं, वो पॉलिटिकल राइट्स हैं इसकी डिमांड करने लग जाते हैं एंड इंटरनेशनल लेवल पर नेशनल लेवल पर ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जिस वजह से हम ब्रिटिशर से दोबारा से डिमांड करते हैं कि हमको लेजिस्लेटिव काउंसिल में ज़्यादा राइट्स चाहिए, पावर्स चाहिए एंड इंडियंस के जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो भी इंक्रीज होने चाहिए। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी इसकी पार्टीशन हो जाती है सूरत सेशन में, जिसके बाद एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट होते हैं एंड एक्सट्रीमिस्ट रेवोल्यूशनरी नेचर के थे, जबकि जो मॉडरेट थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल वे से अपनी डिमांड्स को फुलफिल करना चाहते थे। उस टाइम जो एक्सट्रीमिस्ट थे फुल स्वराज की, फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड करने लगे थे, इसीलिए उनको लगा मीन्स ब्रिटिशर ने कहा कि अब इंडियंस को कुछ राइट्स देने ही पड़ेंगे, इसीलिए 1909 में जिसको मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म एक्ट कहा जाता है वो इंट्रोड्यूस होता है। तो आज हम इस सेशन में इस एक्ट की मेन प्रोविजंस करते हैं। तो जो इसकी मेन प्रोविजंस हैं वो कैसे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इनलार्जमेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो सेंट्रल लेवल पर लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इसकी भी एक्सपेंशन हो जाती है। पहले इसमें 16 मेंबर्स थे, अब जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं इनको इंक्रीज कर दिया जाता है, दे इंक्रीज टू 69। अब 69 मेंबर्स हो जाते हैं जिसकी हम डिमांड कर रहे थे। तो जो टोटल 69 मेंबर्स हैं इनकी डिवीज़न कैसी होती है, इनको इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, इलेक्शन होगी, नॉमिनेशन होगी, वो कैसी होगी। तो जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 69 हैं, इसमें 37 ऑफिशियल्स मेंबर्स थे एंड जो नॉन ऑफिशियल हैं वो 32 हैं। ऑफिशियल्स में जो डिवीज़न है उसमें 28 मेंबर्स हैं जो नॉमिनेट किए जाते थे बाय गवर्नर जनरल, मीन्स वाइसराय ऑफ इंडिया के थ्रू नॉमिनेट होते थे एंड जो 9 मेंबर्स थे ये 9 मेंबर एक्स ऑफिसो मेंबर्स थे, मीनिंग अपनी पोस्ट की वजह से वो ऑफिशियली सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स थे। वो 9 मेंबर्स कौन से हैं? फर्स्ट है गवर्नर जनरल, वो भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का हेड होता था। मेंबर्स ऑफ द एग्जेक्टिव काउंसिल, जो गवर्नर जनरल है इसके एक एग्जेक्टिव काउंसिल जिसको आज के टाइम में हम कैबिनेट कहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उसी तरह जो उसके एग्जेक्टिव काउंसिल थे वो मेंबर्स आते थे। देन गवर्नर ऑफ अदर प्रोविंसेस, जो अदर प्रोविंसेस थे उनके गवर्नर भी इस सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स थे एंड कमांडर ऑफ चीफ ऑफ आर्मी, आर्मी का कमांडर ऑफ चीफ था वो भी इसका मेंबर बन जाता है। तो ये 9 मेंबर कौन थे? ऑफिशियल मेंबर्स थे जो एक्स ऑफिसो मेंबर कहा जाता है। तो ये 37 ऑफिशियल मेंबर्स हो जाते हैं एंड इसके बाद 32 नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स आते हैं। जी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कौन कौन से हैं? इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक थे इलेक्टेड मेंबर, अब इलेक्शन होती है लेकिन ये इलेक्शन अब भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं थी, स्टिल इनडायरेक्ट इलेक्शन ही थी। चलो हम इलेक्शन की डिमांड कर रहे थे लेकिन वो इनडायरेक्ट वे से इलेक्शन की प्रोविजन तो स्टार्ट होती है। नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं जो 5 होते हैं। तो 27 मेंबर्स नॉन ऑफिशियल जिसको इलेक्ट किया जाता है, बट इन्होंने वो भी डिवीज़न कर दिया। ब्रिटिशर ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अडॉप्ट किया। इन्होंने हमको डिवाइड करने के लिए जो 27 मेंबर्स थे इसको डिवीज़न कर देते हैं। जैसे ऑर्डिनरी इलेक्शन सिस्टम के थ्रू कितने मेंबर्स थे? 13 मेंबर्स थे। जैसे जितने भी प्रोविंसेस हैं उन प्रोविंसेस में एक एक मेंबर ऑर्डिनरी इलेक्शन सिस्टम के थ्रू इलेक्ट किया जाता था। देन क्लास इलेक्ट्रेट, जो एक स्पेशल इलेक्टोरेट सिस्टम था जिसके अकॉर्डिंग 6 मेंबर्स हैं इनको इलेक्ट किया जाता था।
देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इलेक्शन जो मिनॉरिटीज़ के लिए बनाई गई थी कि इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई है तो इनको भी इलेक्ट होना है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इलेक्शन कर दी जिसमें 2 मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट किया जाता था। देन मुस्लिम इलेक्टोरेट सिस्टम जिससे 6 मेंबर्स थे, तो जितने भी प्रोविंसेस थे हर एक प्रोविंसेस में इन्होंने यूनाइट ना होने के लिए जो लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया, इलेक्शन के सिस्टम के थ्रू इन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज में ह्यूमंस को, सिटीजन्स को, नेशनलिस्ट को डिवाइड कर दिया ताकि वो आपस में लड़ते रहें और हमसे इंडिपेंडेंस की डिमांड ना करें। तो फर्स्ट प्रोविजन होगी इनलार्जमेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, एंड इसके बाद सेकंड आती हैं इंडियंस इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसराय ऑफ इंडिया, मीनिंग जो वाइसराय ऑफ इंडिया थी इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीनिंग जो काउंसिल मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर है, उसमें भी इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिली। तो इस तरह एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें लॉर्ड सीना थी, उनको लो मेंबर हैं वो नॉमिनेट किया जाता है। एंड इसके अलावा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थी उसकी काउंसिल में भी 2 इंडियंस हैं, इनको रिप्रेजेंटेशन मिलती है जैसे केसी गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी, तो इनको भी इंडियन काउंसिल में इंडियन काउंसिल एक्ट के थ्रू वाइसराय एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में अब इंडियन को रिप्रेजेंटेशन मिली थी जो अपने आप में ही एक लैंडमार्क था। उसके बाद सेकंड नंबर पर आती है एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जी तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसमें मेंबर्स को इंक्रीज किया गया। लाइक दिस जो प्रोविंसेस की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इसमें भी मेंबर्स को इंक्रीज किया जाता है। तो जी एक्सपेंशन कैसे होती है, इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोविंसेस, जो मेन 5 प्रोविंसेस थे इनमें नंबर्स यहाँ इंक्रीज किए जाते हैं। तो हम इस टेबल में करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड इधर नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ प्रोविंसेस। जो बंगाल था सबसे बड़ा लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, सबसे बड़ा प्रोविंसेस था, तो इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे 52, मद्रास बॉम्बे यूपी में 47, बंगाल एंड असम में 41, पंजाब काउंसिल में 25, बर्मा काउंसिल जो सबसे छोटी थी इसमें 16 थे। तो जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा थी उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स थे, जिसके पॉपुलेशन और एरिया कम था उसमें कम मेंबर्स थे। इस तरह इनमें भी स्ट्रेंथ है, इनको इंक्रीज किया जाता है। एंड इसमें भी डिवीज़न कैसे होती है, जैसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में होती है, इसमें भी ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे। जो ऑफिशियल मेंबर्स थे उनमें से कुछ नॉमिनेट किए जाते थे बाय गवर्नर और कुछ होते थे एक्स ऑफिसो मेंबर, एंड जो नॉन ऑफिशियल होते थे उसमें भी नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर्स होते थे। इस तरह इसमें भी डिवीज़न की गई थी, जैसे डिवीज़न किसमें थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। नेक्स्ट इज नॉमिनेशन ऑफ लॉ मेंबर्स, मींस अब जो सेंटर की एंड प्रोविंसेस की लेजिस्लेटिव असेंबली है इसमें लॉ मेंबर्स हैं, इनको नॉमिनेट किया जाता था क्योंकि ये एक लॉ मेकिंग एजेंसी है जिसमें लॉ बनाए जाते हैं, तो लॉ के एक्सपर्ट्स हैं इसकी ज़रूरत होती थी। जैसे गवर्नर ऑफ एवरी प्रोविंसेस हैड द राइट टू नॉमिनेट 2 मेंबर्स ऑफ लॉ एक्सपर्ट, जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं वो 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करेगा ही करेगा इन हिज प्रोविंशियल लेवल लेजिस्लेटिव काउंसिल। एंड इसके अलावा जो लॉ एक्सपर्ट मेंबर्स थे दे आर आल्सो असेंशियल इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस। जो गवर्नर की अपनी काउंसिल थी जिसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते हैं उसमें भी लॉ मेंबर्स थे, मीनिंग अब एडमिनिस्ट्रेट को रन करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और लॉ बनाने वाली लेजिस्लेचर है, इन दोनों में लॉ ऑफिसर का होना जरूरी था। ये प्रोविजन भी 1909 के एक्ट के थ्रू की गई। तो ये थी प्रोविजंस रिगार्डिंग सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं इसकी पावर्स एंड इलेक्शन का मेथड। Now
हम करते हैं फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। लास्ट स्लाइड में हमने प्रोविजंस की कि कैसे इनलार्जमेंट होती है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की। जो जे इनलार्जमेंट थी ये इसकी मेन प्रोविजंस हैं। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द मेन प्रोविजंस और द फीचर्स ऑफ द मोंटे मार्ले एक्ट, तो जे फीचर्स भी बन जाती हैं एंड प्रोविजंस भी बन जाती हैं। तो इसकी जो प्रोविजंस हैं इसको हम वन बाय वन पॉइंट वाइज करते हैं। फर्स्ट वन इज इनलार्जमेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में की थी। लाइक दिस हमने की इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो प्रोविंसेस हैं इनमें भी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसका साइज इंक्रीज हो जाता है। तो उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है इनहेंसमेंट ऑफ द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। जो हम जहाँ पर लेजिस्लेचर वर्ड यूज कर रहे हैं इसका मीनिंग है सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल के जो लेजिस्लेचर है इसकी जो पावर्स हैं इन पावर्स को इंक्रीज किया जाता है। तो दोनों लेवल पर पावर्स इंक्रीज हो जाती हैं। जो इससे प्रीवियस एक्ट था 1892 का, उसमें जो लेजिस्लेचर थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इसके पास ज़्यादा पावर्स नहीं थी। इसीलिए इस एक्ट में थोड़ी सी जो पावर्स हैं उनको इंक्रीज किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आती है कि जो मेंबर्स हैं दे कुड प्रेजेंट द रेजोल्यूशन और बिल ऑन द अफेयर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। मीन्स अगर पब्लिक इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कोई बिल वो इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो इनको राइट दिया गया था। लेकिन जो प्रेसिडेंट था उसके पास राइट था कि वो इस बिल को रिजेक्ट और कैंसिल भी कर सकता है, चाहे वो रिजेक्ट कर सकता था। लेकिन स्टार्टिंग तो होती है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं वो पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक मैटर्स के रिगार्डिंग एक बिल है उसको इंट्रोड्यूस तो कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है बजट। बजट पर पहले भी कोई राइट नहीं दिया गया था, अब भी कुछ ज़्यादा राइट नहीं थे, लेकिन यही राइट दिया गया कि बजट को डिस्कस किया जाएगा। तो जो मेंबर्स थे वो डिस्कस कर सकते थे, लेकिन उनको ये परमिशन नहीं थी कि वो उसके अगेंस्ट कोई भी रेजोल्यूशन है वो पास कर सके। तो जो फाइनल स्टेज थी, फाइनल स्टेज में अमेंडमेंट नहीं हो सकती थी। अगर स्टार्टिंग में वो कुछ अपने सजेशन देते हैं उसको एक्सेप्ट किया जा सकता था, लेकिन लास्ट स्टेज में ऐसा नहीं होता था। लेकिन उनको वोट देने का राइट नहीं मिला था, मीनिंग वो बजट को डिस्कस कर सकते थे और इसके अगेंस्ट कोई रेजोल्यूशन है वो पास नहीं कर सकते थे, ना ही वो इसके अगेंस्ट वोट डाल सकते थे। ओनली डिस्कशन का ही राइट दिया गया था। एंड जो इनको पावर्स दी गई थी वो पावर्स क्या थी, पहले उनको सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हैं ये पूछने का राइट नहीं था, अब इनको राइट मिल जाता है दैट मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। तो वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हैं वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछ सकते थे। इस तरह जो लेजिस्लेचर है इसकी पावर को इंक्रीज किया जाता है। और उसके बाद फोर्थ प्रोविजन और इसके फीचर्स आते हैं इंडियंस इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मीनिंग अब इंडियंस हैं, इंडियन को गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, इसकी जो काउंसिल है इसमें भी रिप्रेजेंटेशन मिली थी। जैसे लॉर्ड सीना है इसको वाइसराय, गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इसका एज अ लॉ ऑफिसर मेंबर्स है वो अपॉइंट किया जाता है। लाइक दिस केसी गुप्ता एंड सैयद हुसैन बिलग्रामी, इनको भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में पोस्ट दी जाती है। नेक्स्ट इज इलेक्शन अलॉन्ग विद नॉमिनेशन।
जब हमने सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसकी मेंबर्स की इलाजमेंट की थी, तब हमने किया था मेंबर्स ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। तो इसमें नॉमिनेशन के साथ साथ इलेक्शन भी थी। तो इलेक्शन हम चाहते थे लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुई, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुई। आपको इलेक्शन का राइट दिया लेकिन नॉमिनेशन भी साथ में थी। जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर्स थे उसकी जो क्वालिफिकेशंस थी वो डिफाइन नहीं की गई थी, इसीलिए ब्रिटिशर थे वो अपने सपोर्टर्स हैं उनको ही नॉमिनेट करते थे। तो ब्रिटिशर वर एब्सोल्युटली फ्री इन नॉमिनेशन। तो इसका उनका अपर हैंड था। ब्रिटिशर जो चाहते थे उन्हीं कैंडिडेट्स को वो नॉमिनेट करते थे क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशंस को डिफाइन नहीं किया गया था। अगर हम सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की भी बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं ऑफिशियल प्लस नॉन ऑफिशियल वो ज़्यादा हैं, इलेक्टेड मेंबर्स कम हैं। अगर हम जो नॉन ऑफिशियल हैं इसकी बात करते हैं, इलेक्टेड मेंबर कितने थे 27 एंड नॉमिनेटेड कितने थे 5। लेकिन जो नॉन ऑफिशियल है उसके जो मेंबर्स हैं वो तो भी नॉमिनेटेड हैं। इस तरह जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। अगर हम जो एक्स ऑफिसो मेंबर हैं इनको छोड़ दें तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 33 मेंबर्स हैं जो नॉमिनेटेड हैं एंड 27 मेंबर्स हैं जो इलेक्टेड होते हैं। इस तरह जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं इनकी गिनती ज़्यादा है, इलेक्शन के थ्रू इलेक्टेड मेंबर्स की काउंटिंग कम है। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट इलेक्शन। हमको इलेक्शन की प्रोविज़न मिली। फर्स्ट टाइम इलेक्शन मेथड है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस होता है, लेकिन इलेक्शन कैसी थी? इनडायरेक्ट वे से थी। तो सिस्टम ऑफ इलेक्शन वाज अप्लाइड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसके लिए जो वोटर्स थे वोटर्स की भी क्वालिफिकेशन थी एंड जो कैंडिडेट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते थे उनकी भी क्वालिफिकेशन थी। और जो वोटर्स थे वोटर्स क्या करते थे? दे इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। तो वोटर्स हैं वो डायरेक्टली मेंबर्स को इलेक्ट नहीं करते थे, इसीलिए तो इनके बिटवीन इलेक्टोरल कॉलेज था। जो इलेक्टोरल कॉलेज कैसे बनता है? वोटर्स हैं म्यूनिसिपल कमेटी एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर्स को इलेक्ट करते थे और जो इलेक्ट करते थे इलेक्टोरल कॉलेज को। तो इलेक्टोरल कॉलेज है वो क्या करता था? मेंबर्स को इलेक्ट करता था। इस तरह इंडिया में इनडायरेक्ट वे से इलेक्शन है वो स्टार्ट होती है। उसके बाद जो इन्होंने हमको मेंबर्स इंक्रीज किए थे, जो भी हमको इलेक्टेड मेंबर्स दिए हैं उनमें क्या किया? हमारे दिलों में नफरत के बीज बो दिए। इनका पर्पस क्या था? इनका पर्पस था कि जो आम लोग हैं वो कास्ट रिलीजन के नाम पर एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दे। इसीलिए इन्होंने जनरल इलेक्टरेट्स, क्लास इलेक्टरेट्स, स्पेशल इलेक्टरेट्स, मुस्लिम इलेक्टरेट्स इसके नाम पर डिवीज़न कर दी। तो इस तरह जो जनरल इलेक्टरेट्स थे इसके 13 मेंबर्स थे, क्लास इलेक्टरेट के 16 थे, मुस्लिम इलेक्टरेट के 6 थे एंड स्पेशल इलेक्टरेट के भी 2 मेंबर्स थे। तो टोटल इस तरह इन्होंने जो भी मेंबर्स इलेक्ट होते थे इनकी डिवीज़न कर देते हैं। तो जिस वजह से हमारे कंट्री के लोग हैं आपस से एक दूसरे से नफरत करना शुरू करते। तो इन्होंने इस एक्ट के थ्रू कोई एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म नहीं की, अपने ही बेनिफिट लिए हैं। नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशंस ऑफ द वोटर्स। अब अगर किसी को वोट देनी है, वोट देने का राइट होगा, उसके लिए भी उसकी क्वालिफिकेशन है जो कि बहुत ही रिजिड एंड डिफिकल्ट क्वालिफिकेशंस थी। इसके लिए कुछ ही पर्सन थे उनको ही वोट देने का राइट मिला था। जो वुमन थी उनको तो वोट देने का राइट नहीं था। तो राइट किनको मिलता है? जो रिच लैंडलॉर्ड्स होते थे सिर्फ उनको ही वोट देने का राइट होता था, जिनके उस टाइम में एनुअल इनकम 15,000 रुपीज़ से भी ज़्यादा होती थी। 1909 में 15,000 से भी ज़्यादा इनकम होगी, वही पर्सन ही वोट देने का राइट रखता था। इस तरह
किसी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में ओनली 15 to 20 मेंबर्स ही होते थे जो वोट डाल सकते थे। इस तरह इन्होंने बहुत ज़्यादा डिवीज़न कर दी। तो वोटर के टफ क्वालिफिकेशंस थे जिस वजह से सबको वोट देने का राइट नहीं मिला था। एंड लैंडलॉर्ड के अलावा वो पर्सन जिनको ब्रिटिशर से टाइटल मिलता है वो पर्सन भी वोट देने का राइट रखते थे। तो वोटर की क्वालिफिकेशंस के बाद आता है क्वालिफिकेशंस ऑफ द कैंडिडेट्स। जो कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ना चाहते थे उनकी क्या क्वालिफिकेशंस थी। जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते थे उनके लिए और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वालिफिकेशन थी जो टोटली आर्बिट्रेरी थी, अनरीजनेबल थी। ब्रिटिशर जब चाहें किसी भी कैंडिडेट का नेम है उसको सस्पेंड कर सकते थे। मीनिंग जो मेंबर्स हैं इनकी भी बहुत टफ क्वालिफिकेशंस होती थी। तो उनका पर्पस क्या था? टू डिनाई रिप्रेजेंटेशन टू नेशनलिस्ट। क्योंकि उस टाइम जो कांग्रेस थी, कांग्रेस के भी 2 डिवीज़न हो गई थी, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट। और इसीलिए जो नेशनलिस्ट थे उनको वो चाहते थे कि दूर रख पाएँ। तो जो नेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट में जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, एक्सट्रीमिस्ट इसका पार्ट ना बन पाएँ। तो इन्होंने बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस रखी थी। तो नेशनलिस्ट एंड मैन ऑफ लाइट जो लोगों को आज़ादी के लिए बता सकते थे, जो इनलाइट कर सकते थे, इन पर्सन्स को भी जो इलेक्शन है, इलेक्शन लड़ने से मना किया जाता था। तो ये हमेशा ध्यान रखते थे जो भी इलेक्शन के लिए खड़ा हो वो पर्सन ब्रिटिशर के फेवर में हो। तो इसीलिए कैंडिडेट शुड नीदर बी अ वुमन नॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल, एंड वो बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए वो एलिजिबल नहीं थे। और ये भी देखा जाता था कि जो कैंडिडेट है वो कल्प्रिट नहीं होना चाहिए। अगर उसको किसी भी क्राइम के लिए इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट मिली है तो वो भी डिस्क्वालीफाइड हो जाता था। अगर कोई नेशनलिस्ट है तो उसको जेल में भेज दिया जाता था। तो इस तरह जो नेशनलिस्ट थे उनको भी जो इलेक्शन प्रोसेस है इससे दूर रखा गया। तो इलेक्शन जो प्रोविजंस की गई थी जिसमें नई एक्ट के थ्रू कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म नहीं किया, इसने सिर्फ क्या किया है, जो 1909 में जो मॉडरेट कांग्रेस के लीडर थे उनको खुश करने का काम किया था। इस तरह इनमें कोई भी ऐसी प्रोविज़न नहीं है जिसमें हम कह सके एडमिनिस्ट्रेशन के रिफॉर्म किए गए थे। एंड इसमें मिनिमम एज है 25 ईयर्स थी। इस तरह जो मेन फीचर्स हैं आज हमने इस सेशन में इसको कवर किया। नेक्स्ट सेशन में हम इसकी इवैल्यूएशन करेंगे। होप से कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।